देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में आप देखने जा रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये पेडागोजी के प्रश्न हैं ये आपके किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, MP टेट हो, रीट हो या फिर एनी अदर किसी भी स्टेट बोर्ड का या फिर किसी भी स्टेट का अध्यापक भर्ती एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न हर जगह के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं, आप 25वें नंबर तक आप देख चुके थे। देखते हैं 26वें नंबर पे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है क्या चीज़ें संभव होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है या फिर संज्ञानात्मक विकास होता है या फिर भाषात्मक विकास होता है या फिर इनमें से सभी चीज़ें आपकी इस भाग से होती हैं। तो फटाफट आप आंसर दीजिए, यदि आपको आता है तो आप आंसर दीजिए। तो देखिए, आपके मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग जो होता है, यहाँ से आपको भाषात्मक विकास होता है, इसलिए विकल्प नंबर इसमें आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है, आपका आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहते हैं इसमें 27वां प्रश्न है, कहता है 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द सीमा क्या होती है। 2 वर्ष का जो बालक होता है उसकी औसत शब्द सीमा क्या होती है। ठीक है, ये आप बताना है आपको। 200 से 300 शब्द होती है या 300 से 350 होती है या फिर 350 से 400 होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, और 2 वर्ष की आयु में जो बच्चे का टोटल जो आपका शब्द सीमा होती है वो लगभग आपकी 200 से 300 शब्दों की होती है, इसलिए विकल्प नंबर इसमें पहला बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहते हैं किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। 28वां नंबर है, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। 6 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में या फिर 10 वर्ष की उम्र में। तो मैं बताऊं, बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही इसके मस्तिष्क का लगभग आकार परिपक्व हो जाता है। ये उम्र सीमा होती है आपकी 5 वर्ष की। ठीक है, तो 5 कह रहे हैं, 6 वर्ष की। तो इसमें विकल्प नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है, 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो कितने कम होना चाहिए, किस क्लास में पढ़ रहा हो तो कितनी कम होनी चाहिए उम्र। कम से कम उसकी उम्र में 1 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होता है 2 वर्ष। यदि बच्चे की मानसिक आयु उसकी आयु से 2 वर्ष कम है तो उस बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है संज्ञानात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। संज्ञानात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 30 है, कौन थे? वुडवर्थ थे। ठीक है, जेम्स थे, थॉर्नडाइक थे या फिर इनमें से ये सभी लोग थे। तो संरचनात्मक जो विचारधारा के जो प्रवर्तक थे, ये प्रतिपादक थे, ये आपके वुड थे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। 31वां नंबर, तो जो कार्यात्मक के थे वो वुड थे, जेम्स थे, डेवी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होकर नहीं, हमारे 3 बचे, 3 में से जो जेम्स है यही हमारा सही आंसर है। कार्यात्मक विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके जेम्स। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी। 32वां नंबर है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली को किसने विकसित किया था। वुड ने किया था, जेम्स ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था या फिर टिचनर ने किया था। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी। तो ये मैं बता दूं आपको, ये वुड के द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर इसमें यही सही हो जाता है, वुड ही सही होगा इसमें। अगला है 33 नंबर, कहता है मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। जो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक जो ये पुस्तक थी ये किसने लिखी थी, किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी। थॉर्नडाइक ने, जेम्स ने,
या फिर डीवी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं जिसने किताब लिखी हो। तो आपका सही आंसर है जेम्स। यहाँ पर जेम्स एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक सॉरी, जिन्होंने मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। इसलिए विकल्प नंबर इसमें यही आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? जेम्स जाने जाते हैं, वुड जाने जाते हैं, थॉर्नडाइक जाने जाते हैं, या फिर डेवी जाने जाते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से आपके वुड जाने जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? 35वां नंबर है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले की थी? ये आपके वुड हैं, जेम्स हैं, पावलोव है, या फिर थॉर्नडाइक हैं? कौन है इसमें? इसमें आपका वुड है। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो ये आपके वुड थे, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। तो ठीक है, वुडवर्थ भी जिन्हें कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला है, कहते हैं गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी आपने सुना होगा। गेस्टाल्ट ने किस क्षेत्र में काम किया है? सीखना पर काम किया है, स्मृति पर किया है, प्रत्यक्षीकरण पर किया है, या व्यक्तित्व के विकास पर किया है? तो 36वें नंबर का आपका जो सही आंसर होगा वो होता है प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने काम किया था। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाता है आपका। प्रश्न 37 है, कहते हैं मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोविज्ञान में विचार को किस प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? 37वां नंबर है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के नाम से, संज्ञानात्मकता के नाम से, कार्यवादी के नाम से, मानव परंपराता के नाम से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। यही इसी पर प्रथम बल दिया गया था आपका। अगला है, कहता निम्न में से किस दूसरे नाम से भी है व्यवहारवाद को जाना जाता है? व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। इसको द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है, तृतीय बल के नाम से जाना जाता है, चतुर्थ बल के नाम से, या फिर पांचवा बल के नाम से? तो ये आपका सही आंसर है। इसमें द्वितीय बल के नाम से व्यवहारवाद को जाना जाता है। तो ये आपका यही सही आंसर इसके लिए हो जाता है। अगला है, कहता है मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है? तृतीय बल भी देख लीजिए 39 का। मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक तो कहा जाता है, सामाजिक को, या फिर मानवीयता परक को, या फिर इनमें से सभी होंगे? तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका मानवीयता परक को कहा जाता है, तृतीय बल। तो विकल्प नंबर इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहते भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? 40वां नंबर है, कहते भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी, दिल्ली में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, या फिर मद्रास में की गई थी? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले आपकी कलकत्ता से स्टार्ट हुई थी। तो विकल्प नंबर इसमें सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी प्रयास करिए कि बिना वीडियो के स्किप किए हुए, टाइम न बर्बाद करते हुए आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। और उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके परीक्षाओं से संबंधित होंगे। हो सकता है ये प्रश्न ना सही, लेकिन मिलता जुलता दूसरा प्रश्न भी हो सकता है। तो ये प्रश्न आप जरूर देखिएगा। कहते हैं निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? सबसे पहले किसने स्थापित की थी ये बताइए। A.N. सेन गुप्ता जी ने स्टार्ट की थी, ये C.S. बोस ने स्टार्ट की थी, या A.N. चटर्जी ने स्टार्ट की थी, या फिर B.N. बनर्जी जी ने स्टार्ट की थी? 41 नंबर का है, इसका आपका सही आंसर होगा A.N. सेन गुप्ता। ये थे जिन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टार्ट की। अगला है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत माना है? बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत माना है? 42 नंबर है ये।
एक शक्ति सिद्धांत है, विविध शक्ति सिद्धांत है, बहुशक्ति सिद्धांत है या फिर द्विशक्ति सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि प्रगति के विषय में आपका बहुशक्ति सिद्धांत को माना है, इसलिए विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाता है। अगला है, कहता है स्पीयरमैन बुद्धि की प्रगति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है, या फिर स्पीयरमैन किस सिद्धांत को मानते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। एक शक्ति सिद्धांत को मानते हैं स्पीयरमैन, द्विशक्ति सिद्धांत को मानते हैं, या फिर विविध शक्ति सिद्धांत को, या फिर बहुशक्ति सिद्धांत को। तो 43 नंबर में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जो बता दें, स्पीयरमैन जो बुद्धि के द्विशक्ति सिद्धांत को अधिक मानते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर इसका डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी में, कहते हैं जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूरा विकास हो जाता है, वह अवस्था कौन सी होती है? जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूरा विकास हो जाता है, वो आयु कौन सी होती है? 14 वर्ष की होती है, 11 वर्ष की होती है, 9 वर्ष की होती है, या फिर 6 वर्ष की होती है? तो जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूरा विकास हो जाता है, वह आयु होती है आपकी 14 वर्ष की। तो विकल्प नंबर इसमें ए बिल्कुल सही हो जाता है, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, कहते हैं मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? 45 नंबर देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? मानसिक विकास के लिए अध्यापक क्या करेगा कि बालकों को सीखने के पूरे अवसर देगा, या फिर छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देगा, या फिर व्यक्तिगत भेदों को ओर ध्यान देते हुए उचित या समुचित वातावरण की व्यवस्था करेगा। तो हम बता दें कि मानसिक विकास के लिए तीनों चीज़ों को होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। अगला है, कहता है 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक में शब्दों का भंडार हो जाता है। 7 वर्ष की आयु पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक में शब्दों का भंडार हो जाता है। 1000 शब्दों का, 6000 शब्दों का, 11000 शब्दों का, या फिर 16000 शब्दों का? इसका विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 6000 शब्दों का उसके पास भंडार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 46 नंबर है, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये आपका कहीं ना कहीं सब कुछ सही है, क्योंकि शारीरिक में भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक भी तो पड़ता ही पड़ता है, विद्यालय में रहता है तो सामाजिकता की भी भावना विकसित होती है, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बालक के व्यावसायिक विचार वहाँ पर रहकर सीखता है कि किन कामों को करके हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कौन सा काम हमारे लिए बेहतर है। और राजनीतिक विचार का मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रुपबंदी सीखता है, लोगों से मेल जोल बनाता है। ये सब चीज़ें राजनीति के अंतर्गत भी आती हैं। वो हमेशा क्लास में प्रथम रहने की कोशिश करता है, हमेशा अपने आप को सबसे अलग मानता है। ये सब चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं। तो ये इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला है, बालक के समाजीकरण में कौन कौन से तत्व बाधक हैं? बालक के समाजीकरण में कौन कौन से तत्व बाधक हैं? माता पिता का प्यार न मिलना, ये बाधक है, या फिर माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ये बाधक है, या फिर अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, ये बाधक है, या फिर इनमें से जितने दिए गए हैं वो सभी बाधक हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्यार न मिलना ये भी बाधक है, पक्षपात व्यवहार होगा ये बहुत बड़ा बाधक है ये, और अनुचित अगर दंड दिया जाए और असुरक्षा होगी तो ये चीज़ें भी बाधक हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका डी नंबर सही हो जाता है, उपयुक्त तो सभी इसमें सही आंसर है। अगला है, कहता है बालक के समाजीकरण में कौन कौन से तत्व बाधक, ये हो गया है ये आपका। कहते हैं छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? छात्रों में नैतिक विकास को यदि बनाना है तो अध्यापक में कैसा गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन के गुण होने चाहिए 49 में, या फिर एक योग्य अध्यापक के गुण होना चाहिए,
एक राजनेता गुण होना चाहिए या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण होना चाहिए। तो देखिए, कठोर प्रशासन एक अध्यापक का गुण नहीं है, राजनेता अध्यापक का गुण नहीं है, और सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा अध्यापक बन जाएं, यही सबसे बड़ा गुण है होगा आपके लिए। ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर, एक योग्य अध्यापक के गुण। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असमता और असुरक्षा उत्पन्न करता है। स्नेह ये कभी नहीं कर सकता। क्रोध से असमता और असुरक्षा नहीं होती है। क्रोध से आपको इन चीज़ों का डर नहीं रहता है, लेकिन जो भय है ये आपको असुरक्षा, यदि आपको किसी व्यक्ति से भय होगा तो आप डरेंगे और अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। असमता भी आपकी इसी में होगी, ईर्ष्या नहीं है, इसलिए इसमें सही आंसर आपका सी नंबर हो जाता है, भय। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं हैं, या फिर उपर्युक्त सभी हैं। तो किशोरावस्था में देखिए शारीरिक विकास की समस्याएं भी होती हैं, बालक बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ का समायोजन नहीं कर पाता है, काम प्रवृत्ति उसमें सबसे अधिक होती है, और संवेगात्मक समस्याएं भी होती हैं। इसलिए सब सही हैं, तो विकल्प नंबर डी भी सही हो जाता है हमारा, उपर्युक्त सभी। अगला है, कहता है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। कितनी अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में, या फिर 51 माह में। 52 नंबर, ये आपका 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, 11 महीने में बालक बोलना स्टार्ट कर देता है। ये आपका है 52 नंबर। 53 नंबर देखिए, कहते हैं यह परिभाषा किसकी है। कौन सी परिभाषा, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। 53 नंबर है, देखिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा डेविस ने दी है, स्किनर ने दी है, या BN झा ने दी है, या फिर वुडवर्थ ने दी है। तो बता दें मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये आपका स्किनर ने दी है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है, स्किनर। अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। 54 है। वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने, मैं बता दूं आपको, भय, क्रोध और स्नेह इनकी बात बताई है आपकी। तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाता है। 55 देखिए, कहते हैं रोस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया था। तो किशोरावस्था का जो काल समय है वो कब से कब तक का है रोस के अनुसार, बताइए। ये 12 से 18 वर्ष का है, 13 से 19 वर्ष का है, 11 से 17 का है, या फिर 12 से 19 का है। तो जो रोस के अनुसार था वो था 12 से 18 वर्ष। तो आज का इस वीडियो में आपको 30 प्रश्नों का समागम मिला। इसका अगला पार्ट भी आपका इतना ही होगा। बहुत लंबे पार्टों में आप भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं, और छोटी छोटी जो पार्ट है इसमें से आप लोग जल्दी सीखते हैं। तो सभी छात्र जितने भी हैं यूपी टेट, सीटेट या किसी भी अध्यापक भर्ती से जुड़े, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल बना ही आपके लिए है, जिसमें से आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा की सारी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के, जो श्रृंखला हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगले पार्ट में ही हम आपसे मिल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।